सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल। आइए अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आई मस्ट टेल यू टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल इफ यू वांट डायरेक्ट लिंक्स और योर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ एनी ऑफ द थिंग। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड टेक्निकल टॉपिक होने वाला है। बट जैसे हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ाई करते हैं, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। लोगों को ये बड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन हम लोग इसको बहुत बहुत इजी बना देंगे। जैसा आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इट इज रिटन ओवर है हाइपोथेसिस एंड इट्स टाइप्स। हम लोग ने हाइपोथेसिस तो रिसर्च की स्टेप्स में पढ़ा था कि हाइपोथेसिस आपको बनानी पड़ती है एंड देन आपको आगे जाके डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। हम लोग ने थोड़ा सा ये भी देखा था कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है विच मे और मे नॉट बी ट्रू। आज हम लोग हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानेंगे और उसमें कितने टाइप के एरर्स आते हैं एंड उससे रिलेटेड कितने टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टॉपिक में से क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। ये रहा हमारा ब्लैंक पेज जो हम लोग को लास्ट में काम आएगा। हम लोग इंस्टेंटली स्टार्ट करेंगे इन सीइंग की हाइपोथेसिस स्टार्टिंग में है क्या। जब कौन बनेगा करोड़पति वाला सीरियल स्टार्ट हुआ था, मतलब जो भी वो आता है वो स्टार्ट हुआ था, तो लोग एक दूसरे से पूछने लगे थे कि अगर आपके पास 7 करोड़ आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो ये एक जो स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास 7 करोड़ रुपए आ जाए, एक सपोजिट स्टेटमेंट है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है विच मे बी ट्रू और विच मे नॉट बी ट्रू। ये आपकी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो सही भी हो सकती है, जो नहीं भी सही हो सकती है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट या फिर ऐसी सिचुएशन को जो सच भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है, उसको हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलते हैं। हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन को भी देखते हुए चलेंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में। हाइपोथेसिस एक स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रिडिक्शन होता है जो डिस्क्राइब करता है कॉन्क्रीट टर्म्स में व्हाट यू एक्सपेक्ट विल हैपन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। हम लोग एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट बनाते हैं जो आगे जाके सच भी निकल सकता है एंड आगे जाके टेस्टिफाई करने के बाद वो गलत या झूठ भी निकल सकता है। इतनी सी चीज आपको जाननी है हाइपोथेसिस के बारे में। लेकिन आपके हाइपोथेसिस के कई सारे टाइप्स भी होते हैं जो आपको विद इन मिनट समझ में आ जाने वाला है। A supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation। अगर आपको याद होगा तो हम लोग अपनी रिसर्च की पूरी सीरीज में एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जांपल लेते हुए आए हैं एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए कि हमारी एक्सरसाइज का हमारे वेट लॉस पे इफेक्ट पड़ता है या फिर आप अपना वेट लॉस करने लगते हो। तो ये आपके एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी रिसर्च का। अभी आपको पक्का नहीं पता है कि एक्सरसाइज का ही आपके वेट लॉस पे इफेक्ट आ रहा है या फिर आपकी रिसर्च के बाद आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइज का आपके वेट लॉस पे पॉजिटिव रिजल्ट है। ये मैंने जो एक स्टेटमेंट बनाया, ये मेरा एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है मेरी रिसर्च का, जिसको अभी मैं टेस्टिफाई करके देखूंगी और फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाऊंगी। नाउ वी आर डायरेक्टली गोइंग टू गो ऑन टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जो बहुत इजी है आपके लिए समझना। आपकी जो सिंपल हाइपोथेसिस होती है ना बेटा, यहाँ पे रिलेशनशिप शो करती है एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, सेम इसी तरीके से जो हम लोग ने यहाँ पे देखा। एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो पूरी तरीके से उस पर आश्रित होता है कि जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना मेरा वेट लॉस होगा। तो यहाँ पे एक सीधा साफ कनेक्शन होता है एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल में। वहीं आपकी जो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस आ जाती है बेटा, यहाँ पे आपका सिर्फ एक इंडिपेंडेंट या एक डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते, कई सारे आ जाते हैं। जैसे मैं अपने एक्सरसाइज के साथ मैं अपनी अगर ईटिंग हैबिट्स को भी इसमें ऐड कर दूं तो भाई उसका भी वेट लॉस पे बड़ा इफेक्ट होता है। मैं नींबू को यहाँ पे ऐड कर देती हूँ तो नींबू से भी मेरा वेट लॉस होता है। देन यहाँ पे देखो कि इन सारी चीजों को कंज्यूम करने से मेरी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। अगर आप एक बहुत ही स्ट्रेस्ड इंसान हो, एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो तो भी आपका वेट लूज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपके दो वेरिएबल्स के बीच में। आप समझ ही नहीं पाते हो कि इसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है या फिर किसी और आपके वेरिएबल की वजह से आपका वेट लॉस हो रहा है। ठीक है,
बहुत ही सिंपल था, इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, आपको ये समझाने के लिए बताया जा रहा है। देन हमारा आता है तीसरा टाइप का वेरिएबल या तीसरी टाइप की हमारी हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब देखो, सब हम लोग को ये पता है कि एक्सरसाइज करने से वेट लॉस इफेक्ट होता है, कुछ भी होता है, नींबू पीने से हमारे वेट पे थोड़ा सा इफेक्ट होता है, फैट कट होता है, कुछ तो होता है, हम लोग को ये चीज पक्का पता है। अब मैं बोलूं कि मेरी ज्वेलरी ना बड़ी काली पड़ गई है एंड मुझे उसे धोना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं रिन से इसको धो दूंगी, तो मेरी जो ज्वेलरी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं उसको धोती हूँ और मेरी ज्वेलरी बहुत बुरी तरीके से और ऑक्सीडाइज हो जाती है, काली पड़ जाती है मुझे, और मैं बोलती हूँ कि भैया ये रिन की वजह से हुआ है। मतलब कि एग्जैक्टली रिन की वजह से हुआ, मुझे ये नहीं पता, हो सकता है रिन के अंदर कोई ऐसा केमिकल था जिसने केमिकल रिएक्शन कर दिया और मेरी ज्वेलरी काली पड़ गई। तो आप जब कोई ऐसी हाइपोथेसिस पे वर्क करते हो जिसके बीच का डायरेक्ट कनेक्शन आप जज ही नहीं कर पाते हो, उसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। वहां पे आपके जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है आप कभी ठीक से जज ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, सेम वही इसके उलट अगर हम लोग बात करेंगे, ये होती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। यहाँ पे आपको आपकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एग्जैक्ट कनेक्शन पता होता है कि भाई अगर मैं 1 महीने तक रोज सुबह को उठ के लेमन ले लेती हूँ तो कुछ ना कुछ तो मेरे वेट लॉस पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। इसका आपको निश्चित तरीके से पक्का पता है कि आएगा ही आएगा, भले कम आए भले ज्यादा आए, लेकिन फर्क तो पड़ना है। ये होती है आपकी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, वेयर यू आर वेरी श्योर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड योर डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप ये चारों टाइप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। परेशान बिल्कुल भी मत होना, किनसे क्वेश्चंस आते हैं, कहां पे आपको ज्यादा एम्फेसिस डालनी है, वो आई विल टेल यू। अब हम लोग आ जाते हैं हाइपोथेसिस के ऊपर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली आपकी हाइपोथेसिस है H1, दूसरी आपकी हाइपोथेसिस है आपकी H0, जिसको हम लोग नल हाइपोथेसिस कहते हैं। एंड बच्चे इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, सो आई विल सिंप्लीफाई दिस फॉर यू वेरी वेरी इजी तरीके से, आपको ये समझ में आने वाला है। आपकी जो पहली हाइपोथेसिस होती है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट मैंने पास किया एंड यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट पास करूंगी। आपके कोरोना के टाइम पे एक दवाई चली थी जिसको हम लोग बोलते थे कोरोनिल। ठीक है, छोटा छोटा है लेकिन समझ में आ जाएगा कि हमारी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट पास करते हैं कि कोरोनिल से आपका कोरोना भाग जाता है या ठीक हो जाता है। उस टाइम पे ये हवा बड़ी चली थी कि कोरोनिल नाम की आपकी दवा है, उसको खाने से आपका कोरोना चला जाता है। तो मैंने अभी अगर मैं रिसर्च करूंगी ये दवा आने से पहले, मैं जब रिसर्च करूंगी तो मैं एक हाइपोथेसिस बनाऊंगी कि कोरोनिल का पक्का पक्का पॉजिटिव इफेक्ट आता है एंड उसको खाने से मेरा कोरोना चला जाता है। ये हुआ मेरा सबसे पहली रिसर्च, जिसको बेटा आप लोग बोलते हैं आपकी ऑल्टरनेट रिसर्च या फिर आपकी मेन एक्चुअल रिसर्च। इसको हम लोग H1 का नाम दे देते हैं। वहीं पे हम लोग जब हाइपोथेसिस बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं विच मे और मे नॉट बी ट्रू। तो आप सब लोग जब नेट का पेपर क्लियर कर लोगे, पीएचडी करोगे, रिसर्च बनाओगे, तो आप लोग को भी कहा जाएगा कि आपको एक रिसर्च स्टेटमेंट के साथ एक नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट भी बनाना होता है। और ये क्या होता है, कुछ भी कठिन नहीं होता है, ये बस एक उसी आपकी एक्चुअल रिसर्च का एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। मतलब कि आपकी कोरोनिल का आपके कोरोना पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोरोना। ठीक है, इस हाइपोथेसिस को, इस स्टेटमेंट को हम लोग H0 बोल देते हैं, नल हाइपोथेसिस बोल देते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इस बात को समझना कि जहां पे हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं उसको हम लोग H1 बोलेंगे। ये आपकी एक्चुअल रिसर्च होती है जिसको आप टेस्टिफाई करते हो। वहीं इसके उलट आप एक बैकअप में एक और चीज रहते हो। जाहिर सी बात है, अगर एक चीज ट्रू नहीं निकली, आप उसको टेस्टिफाई कर रहे हो, अगर वो चीज सही नहीं निकली, तो जाहिर सी बात है कि उसके उलट जो दूसरा स्टेटमेंट था वो ट्रू हो जाएगा। तो आपके इन दोनों में से कोई एक ना एक स्टेटमेंट तो आपका ट्रू बैठेगा ही, चाहे आपका H1 वाला ट्रू बैठेगा, चाहे आपका H0 वाला स्टेटमेंट ट्रू बैठेगा। इतना सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी चेंज द कलर। ओके,
यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि आपकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है अकर्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्टिंग इन अ चेंज इन अदर वेरिएबल। ये आपकी नॉर्मल रिसर्च हाइपोथेसिस होती है जहां पे आप बोलते हो कि भाई मेरी एक्सरसाइज का मेरे वेट लॉस पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। वहीं इसके उलट होती है आपकी नल हाइपोथेसिस। इट प्रोवाइड्स अ स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्ररी टू द हाइपोथेसिस। आपकी जो पहली रिसर्च होती है ना, जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, बस ये उसका उल्टा होता है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना हमारे इंग्लिश ग्रामर में कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, उसमें ही अगर आपने नॉट लगा दिया, नो लगा दिया, नेवर लगा दिया, वो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगा। सेम यही चीज यहाँ पे हो रही है। पॉजिटिव स्टेटमेंट विच इज H1 में अगर आप नो, नॉट, नेवर लगा दे रहे हो, उससे उल्टा कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट आपका नल हाइपोथेसिस बन जाता है। ठीक है, याद रखना ये दोनों अभी सिर्फ मात्र स्टेटमेंट है, आपने इसको टेस्टिफाई नहीं किया है। टेस्टिफाई नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा। तो हम लोग जब नल हाइपोथेसिस को बोलते हैं तो ये बेटा आपका मात्र एक नेगेटिव स्टेटमेंट है एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि ये कोरोनल दवा का आपके कोरोना को भगाने में कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे। हाइपोथेसिस को तो समझ लिया कि दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी सही बैठेगी। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपकी कहती है एक ऐसा प्रोसीजर है जो इन्वॉल्व करता है यूजिंग सैंपल डेटा टू डिटरमाइन वेदर H0 कैन बी रिजेक्टेड। इफ H0 इज रिजेक्टेड, मतलब अगर आपकी नल हाइपोथेसिस जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई कि नहीं इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका सीधा सीधा आपका आंसर निकलता है। अगर ये आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो जाहिर सी बात है आपकी H1 क्या हो जाएगी, वो आपकी एक्सेप्ट कर ली जाएगी कि हाँ भाई पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट हमारा सही था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ H0 इज रिजेक्टेड द स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन इज दैट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। जाहिर सी बात है अगर हम लोग ने ये प्रूव कर लिया कि कोरोनिल वाली दवा का हमारे कोरोना पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता है, मतलब उससे कुछ नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू बैठेगा कि हाँ इससे फर्क पड़ता है। मतलब कि आपकी ये वाली चीज टेस्टिफाई गलत निकल गई, तो जाहिर सी बात है आपका H1 क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और इसी के बेसिस पे बेटा आपके टू टाइप के एरर्स बनते हैं विच इज नोन एज योर एरर 1 एंड एरर 2। आपका एरर 1 लिखा हुआ है, आपके जो एरर 1 होता है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो आपका तब निकलता है जब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। आई एम प्रिटी श्योर कि इस स्टेटमेंट को सुन के आप लोगों का दिमाग घूमने लगा होगा कि यार हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, क्या रिजेक्ट हो रहा है, क्या एक्सेप्ट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई विल सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। आपका जो टाइप 2 होता है यहाँ पे हो जाता है, ये तब निकलता है जब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने से फेल हो जाती है। लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। आपको याद रखना है टाइप 1 एरर आपका तभी होगा जब आपका एक्सेप्ट कर ली जाएगी H1, बात खत्म। और आपका टाइप 2 एरर तब होगा जब आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली जाएगी, बात खत्म। आपकी पहले टाइप की जो एरर है उसको हम लोग अल्फा एरर बोलते हैं और जो दूसरे टाइप का एरर है उसको हम लोग बीटा एरर बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ठीक है ये तो चलो हम लोग लर्न कर लेंगे, लेकिन इसको समझें कैसे हम लोग, तो चलो हम लोग चलते हैं अपने ब्लैंक पेज की तरफ और हम लोग इस चीज को सिंप्लीफाई कर देते हैं। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस आप लोग कभी भी इसको नहीं भूलोगे। हम लोग ने दो टाइप की हाइपोथेसिस पढ़ी, एक हम लोग ने पढ़ी H1, एक हम लोग ने पढ़ी H2। इसको हम लोग ने जाना कि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है हमारी रिसर्च से पहले, सिर्फ स्टेटमेंट होता है, आपने प्रूव नहीं किया है। और नल हाइपोथेसिस उसका उल्टा एक नेगेटिव हमारा स्टेटमेंट होता है। H1 में हम लोग ने बोला कि हमारी जो कोरोनिल दवा है वो आपके कोरोना को भगाने में या कोरोना हो गया है उसको ठीक करने में एक मतलब एक अच्छी दवा है और इसको खाने से आपका कोरोना ठीक हो जाता है। नाउ व्हाट एम आई डूइंग इज कि मेरी ही कंपनी कोरोनिल दवा बनाती है एंड मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से मैं इस रिसर्च को एक्सेप्ट करा ले जाऊं, मैं इस रिसर्च को पॉजिटिव करा ले जाऊं ताकि मेरी ये दवा लोगों तक जाने लगे, बिकने लगे और मुझे करोड़ों का फायदा हो जाए।
आप जब किसी भी रिसर्च को एक अच्छी तरीके से रिसर्च नहीं करते हो और अपने फायदे के लिए उसको जानबूझ के H1 को एक्सेप्ट करा देते हो, अपनी रिसर्च में किसी ना किसी तरीके से ये प्रूव कर देते हो कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो सही है, चाहे वो हाइपोथेसिस सही नहीं हो, कि कोरोनिल का कोई खास ऐसा इफेक्ट आपके कोरोना पे ना पड़े, लेकिन आपने अपनी H1 को एक्सेप्ट करा दिया। इस टाइप की जो आपकी रिसर्च होती है बेटा, उसको हम लोग अल्फा एरर बोलते हैं, या फिर आप इसको टाइप 1 एरर बोलेंगे। लर्न कैसे करना है? अल्फा एरर या टाइप 1 एरर तभी होगा जब आपकी H1 क्या हो जाती है? एक्सेप्ट हो जाती है, आप किसी तरीके से इसको एक्सेप्ट करा देते हो। वहीं इसके उलट हम लोग बोलते हैं कि कोरोनिल का हमारे कोरोना को ठीक करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने एक ऐसी रिसर्च की जिसमें आप स्टार्टिंग से लेके चले हो कि कोरोनिल का कोरोना पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एंड आपने अपनी इस पर्टिकुलर रिसर्च को एक्सेप्ट करा दिया। लेकिन हुआ क्या कि एक्चुअल में कोरोनिल बेटा काम करती है, लेकिन आप अपनी रिसर्च के दौरान इस चीज को प्रूव नहीं कर पाते हो। तो हुआ क्या यहाँ पे? पहले केस में आपने क्या किया कि आपने फॉल्टी रिसर्च लोगों के सामने लेके गए, तो ये एक बड़े टाइप का एरर माना जाता है भाई। सही बात है कि जनता को एक गलत चीज पहुंचाना, गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाना आपका बड़ा पाप है, तो ये अल्फा एरर मतलब कि टाइप 1 एरर होता है। वहीं दूसरी तरफ आपकी वो दवा काम की थी, लेकिन आप वो प्रूव नहीं कर पाए अपनी रिसर्च के दौरान, तो चलो आपने फायदा नहीं किया पर किसी का नुकसान भी नहीं किया। ये बेटा आपकी बन जाती है बीटा एरर, जिसको हम लोग टाइप 2 एरर भी बोलते हैं। तो साफ और सीधी बात आपकी ये निकलती है कि भैया ये तो चलो ज्ञान की बात हो गई, अब एग्जाम में हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? आपको याद रखना है कि आपका H1 जो है वो आपका टाइप 1 एरर के अंदर आएगा। कब? जब आपकी H1 एक्सेप्ट कर ली जाती है और H2 आपकी रिजेक्ट कर ली जाती है। टाइप 2 एरर या फिर बीटा एरर आपका तब होता है जब H0 आपकी एक्सेप्ट हो जाती है और आपकी जो H0 होती है वो रिजेक्ट हो जाती है, H1 होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर? सारे बच्चों को एक बार फिर से देखोगे समझ में आएगा, एंड इससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, एंड आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो बड़ा सा ही डिफिकल्ट टॉपिक था, लेकिन आज हम लोग को समझ में आ गया है। तो ये हम लोग ने ऑलरेडी खुद से बना के देख लिया है, जहां पे हम लोग ने ये देखा कि H1 जहां पे आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, वो आपका अल्फा एरर बन जाएगा या टाइप 1 एरर बन जाएगा। जहां पे आपका H0 एक्सेप्ट हो जाएगा बेटा, वो आपकी बीटा एरर बन जाएगी। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, एंड आपके सारे क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर चीज से बन जाने वाले हैं। चलो इसी बात पे हम लोग चलेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को कहता है कि हाइपोथेसिस जो कि अल्टरनेटिव होती है आपकी नल हाइपोथेसिस की, उसको आप लोग किस पर्टिकुलर सिंबल से रिजेक्ट करते हो? तो ये क्वेश्चन बेटा वही बच्चा कर पाएगा जिसको पता होगा कि भाई नल हाइपोथेसिस को हम लोग H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके उलट में जो हमारी एक्चुअल रिसर्च होती है, एक्चुअल हाइपोथेसिस होती है, उसको हम लोग कैसे शो करते हैं? H1 के जरिए। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वो हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस का उल्टा है, उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? तो H1 से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, आपको कुछ भी कठिन नहीं लगा होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको समझ होनी चाहिए एक कॉन्सेप्ट की, एंड उससे भी ज्यादा होता है बहुत ही शांत अपना मन रख के क्वेश्चन को समझना। बच्चा जब ऐसा क्वेश्चन देखता है ना, तो वो समझ नहीं पाता है कि नल हाइपोथेसिस वाला पूछा गया है या फिर आपका एक्चुअल हाइपोथेसिस पूछा है। सो यू हैव टू बी वेरी शार्प इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा, ओके। इन रिसर्च द नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड, आपको बता दिया गया कि आपकी H0 को रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब आप दिमाग लगाने लगोगे कि हाँ हाँ हमने पढ़ा था कि जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो ऐसा होता है, वैसा होता है, कौन सा एरर होता है। परेशान मत होना, आपका जहां पे लिख गया कि H0 रिजेक्ट कर दिया है, तो इसका साफ साफ मतलब क्या निकलता है कि H1 को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये आप लोग अपने एग्जाम में
लिखना, जब भी रिजेक्टेड वाला स्टेटमेंट आएगा और आप लोग कंफ्यूज हो गए तो उसका जस्ट उल्टा स्टेटमेंट लिख लेना। offers the scope for accepting the alternate and substantive research hypothesis। जो मैंने लिखा वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि जब आपकी null hypothesis रिजेक्ट कर दी जाती है तो आपकी जो एक्चुअल रिसर्च हाइपोथेसिस होती है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। सही, ये ट्रू स्टेटमेंट है। Statement 2. When the null hypothesis is rejected, there will be chances for committing beta rather than alpha error। अब आपका बोल रहा है कि अगर आपकी null hypothesis रिजेक्ट कर दी गई है तो आपका कौन सा एरर बन जाता है? अल्फा एरर। तो ये हमारा स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाता है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि जहां पे आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है इसका मतलब हमारी एक्चुअल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है, वहां पे हमारा कौन सा आपका एरर निकल के आएगा? अल्फा एरर। ओके, अल्फा एरर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका यहाँ पे चांसेस फॉर कमिटिंग बीटा एरर, देखो मुझसे भी गलती हो गई कि मैंने भी क्वेश्चन को अल्फा एरर के सहमति में पढ़ा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्वेश्चन को, आई विल रीड अगेन। When null hypothesis is rejected, there will be chances for committing beta rather than alpha error। आपका बोल रहा है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वहां पे आपका बीटा एरर कमिट हो जाता है, जबकि हम लोग ने इसको देखा है और प्रूव किया है कि ऐसी कंडीशन में अल्फा एरर होता है, मतलब कि हमारा टाइप 1 एरर होता है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 तो ट्रू है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है, और ये हमारा स्टेटमेंट सही बैठ जाता है। आप में से जितने भी बच्चे इसको देख रहे होंगे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो जरूर से कमेंट करिएगा एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। हम लोग एक बार फिर से आंसर देखते हुए इसको पढ़ते हैं। आपके सामने जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, इन रिसर्च द नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड, ये जैसे ही आएगा ना वहां पे आप लोग लिख लेना ऐसे कि आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया। ऑफर्स द स्कोप फॉर एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेटिव और सब्सटैंटिव रिसर्च, आपकी इसी बात से आपकी जो H1 होती है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। अब आप सेकंड स्टेटमेंट पे जब आते हो तो बोला जाता है कि जब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है आपके चांसेस हो जाते हैं बीटा एरर को कमिट करने में। लेकिन हम लोग ने पढ़ा है कि जब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, मतलब कि जब आपकी एक्चुअल रिसर्च एक्सेप्ट हो जाती है, तब आपका जो अल्फा होता है, एरर होता है, वो अल्फा एरर होता है। याद है हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि आपका कोरोनिल वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, हमारी जब H1 एक्सेप्ट हो जा रही है तो हम लोग का कौन सा टाइप का एरर बन रहा है? अल्फा एरर बन रहा है। जब आपकी ये वाली एक्सेप्ट हो जाएगी तब जाके आपका बीटा एरर बनेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, एक्सप्लेनेशन भी और क्वेश्चन भी। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अपना अगला स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, When a researcher rejects null hypothesis, फिर से मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि मेरी null hypothesis को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसका साफ सीधा मतलब है कि H1 को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले ही मुझे पता है कि अगर मेरी H1 को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो मेरा टाइप 1 एरर या फिर अल्फा एरर क्रिएट किया गया होगा। आगे बढ़ेंगे। When a researcher rejects null hypothesis H0 in her study and accepts H1, what type of error is likely to occur? सीधी सी बात है, हमने ये पहले ही बना लिया है कि अगर हमारी H1 एक्सेप्ट हो गई है तो मेरा टाइप 1 एरर बनेगा या टाइप 2। आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर कि आपका टाइप 1 एरर बन जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और आप तुरंत से ये पर्टिकुलर डायग्राम बना लेते हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शर्त ये है कि आपको याद होना चाहिए कि जब आपका H1 एक्सेप्ट होता है तो टाइप 1 एंड अल्फा एरर बनता है। ठीक है बेटा, आंसर हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने सही आंसर किया है या नहीं। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। वी विल अगेन सी कि क्या हम लोग कर पाते हैं ये क्वेश्चन। Using an appropriate parametric test in a research project, the researcher finds evidence to reject the null hypothesis। अगेन आपसे बोला है इस बड़े से स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज करते हुए कि पैरामीट्रिक टेस्ट वगैरह किया एंड उसको पता चला कि उसकी जो नल हाइपोथेसिस है, मतलब हम लोग की जो H0 है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। In doing so, which type of error is likely to occur? आपसे फिर से पूछा है कि H0 अगर रिजेक्ट हो गई है तो कौन सा एरर अकर किया गया होगा। तो हम लोग की H1 एक्सेप्ट हुई होगी, जाहिर सी बात है,
और हम लोग का टाइप 1 एरर बना होगा जिसको हम लोग अल्फा एरर भी कहते हैं, जिससे मुझे तुरंत मेरा आंसर मिल जाता है। यू कैन क्लियरली सी कि आपके सेम टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को इतनी अच्छी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कर लेते हो तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, विच इज नोन एज योर अल्फा एरर। ठीक है, चलेंगे। एंड दैट वाज इट। इसमें से इतने ही क्वेश्चंस आपके आए हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 से। आई एम प्रिटी श्योर कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका नेट बार बार आपसे क्वेश्चंस पूछता रहेगा, क्योंकि नेट आजकल आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा चुका है। एंड ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा आपका कीवर्ड्स वाला है, मतलब कि समझने वाला है, थोड़ा सा आपका टेक्निकल है। जिसने समझ लिया उसका श्योर शॉर्ट आंसर आ जाएगा, जिसने नहीं समझा वो क्वेश्चन को लेके अपना दिमाग खराब करता रहेगा और टाइम वेस्ट करेगा। सो आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो यू डू हिट द लाइक बटन। यू कैन also share this video with your other members and other groups to show them how we study in the most to the point way in the most less time. And if you have any comment or suggestion to give below, or you want to ask anything, you can feel free to comment down below and I will definitely take a note of your comment and I will reply you back or give you a solution for any of the problem that you are having. Up till then, bye and take care. Meet you up next in yet another video. Bye.